नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। पेट्रोल के दाम बढ़े, पूरे देश में मुझे लगा गुस्सा होगा, लेकिन गोरखपुर का नौजवान मेरा सिर काटने, मुझे मारने, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं हिंदू राष्ट्र बनने में बाधा हूँ। मैंने उस नौजवान के लिए वीडियो बनाया है, उन जैसे तमाम भक्तों के लिए वीडियो बनाया है जो इस देश में इस उन्माद में बह रहे हैं। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई या बदतर, ये सवाल किसी अखबार में नहीं छपता, किसी टीवी चैनल पर नहीं आता, लेकिन हर घर की रसोई से ये सवाल रोज उठता है जब माँ हिसाब लगाती है कि आज क्या बनेगा। 2014 में पेट्रोल 71 रुपया था, आज 100 रुपये क्रॉस हो रहा है। डीजल जो 55-56 रुपये था वो आज 90 रुपये तक पहुंच रहा है। और ये फर्क सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं पड़ता, ये फर्क उस सब्जी पर पड़ता है जो ट्रक से आती है, उस दूध पर पड़ता है जो टेम्पो में आता है, उस आटे पर पड़ता है जो मिल से आता है। पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है, और ये बात वो इंसान सबसे पहले समझता है जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया है और उसका अब हर महीने का खर्चा 27-28 हज़ार रुपया पहुंच गया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 2014 में 9-10 रुपए से बढ़ाकर एक वक्त 32-33 रुपए प्रति लीटर कर दी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हुआ, वो फायदा जनता को नहीं मिला, वो सरकारी खजाने में गया, मोदी जी की जेब में गया, मतलब सरकार की जेब में गया, और सरकार के दोस्तों अंबानी अडानी की जेब में गया। और जब तेल महंगा हुआ तो वो बोझ जनता पर डाल दिया गया। यानी नुकसान हमेशा जनता का, फायदा हमेशा ऊपर वालों का। LPG सिलेंडर 2014 में 410 रुपए के आसपास था, आज 1000 रुपया पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना में करोड़ों को कनेक्शन मिला, ये सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब रिफिल कराना ही 800-900 रुपये का होने लगा, तो वो औरत जो दिहाड़ी पर जीती है, जिसके घर में महीने में ही 3-4 हज़ार रुपये आते हैं, वो दोबारा लकड़ी जलाने लगती है, क्योंकि सिलेंडर भरवाना उसके बस का रहा नहीं। सरकार की रिपोर्ट खुद ये मानती है कि उज्ज्वला लाभार्थियों में से बड़ी तादाद में लोगों ने सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया। तो योजना का नाम बड़ा है, जमीन पर तस्वीर अलग है। दाल जो 60-70 रुपए किलो की थी, आज वो 150 रुपए तक पहुंच गई। सरसों का तेल जो 2014 में 70 रुपए तक था, आज वो 160 से 180 रुपए पहुंच गया। टमाटर जो 10-15 रुपए किलो आता था, वो 2024 तक 200 रुपए किलो तक चला गया था। आटा, चावल, दूध, सब कुछ 2-3 गुना हो गया। सरकार कहती है CPI यानी महंगाई दर 4-5% है, लेकिन वो CPI एक ऐसी टोकरी से नापी जाती है जिसमें उन चीज़ों का वजन कम कर दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। आम आदमी की थाली से, गरीब की रोटी से महंगाई नापे तो ये दर 4% नहीं 14% से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इन सबके बीच एक मध्यम वर्गीय खड़ा है, ना इतना गरीब कि सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, और ना इतना अमीर की महंगाई से फर्क ना पड़े। वो इंसान जो हर महीने इनकम टैक्स भरता है, जो हर लीटर पेट्रोल पर 30 रुपये टैक्स देता है, जो बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस देता है क्योंकि सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ मिल जाए डॉक्टर नहीं होते। वो इंसान जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे कम राहत पाता है। चुनाव आने पर पेट्रोल के दाम अचानक नहीं बढ़ते, चुनाव जैसे ही खत्म होता है दाम बढ़ जाते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 5 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तेल कंपनियां घाटा उठाती रही। चुनाव खत्म हुए तो एक हफ्ते में 10 रुपये बढ़ गए। यानी डायनामिक प्राइसिंग तब रुकती है जब वोट मांगने होते हैं, और तब दौड़ती है जब वोट मिल जाते हैं। ये नीति नहीं, ये धोखा है, ये आपके साथ पूरा खिलवाड़ है। कौन करता है ये खिलवाड़? कैसे होता है ये खिलवाड़? सरकार क्या आपसे खिलवाड़ करने के लिए बनी है? सरकार क्या आपको धोखा देने के लिए बनी है? अब आप मेरी बात ऐसे समझिए, एक नौजवान है 22 साल में, जिसने ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर सोचा सरकारी नौकरी मिलेगी, फॉर्म भरा 500 रुपये का, फिर दूसरा फॉर्म 800 रुपये का, कोचिंग 40-50 हज़ार रुपये साल की, पता नहीं माता ने गहने बेचे, पिता ने जमीन बेची, पढ़ाई।
परीक्षा की तारीख आई, फिर बदली, फिर रद्द हुई। अब वो 27 साल का है, बाप रिटायर हो चुका है, घर में कर्जा बढ़ गया और वो अभी भी तैयारी कर रहा है। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा होती है तो कुछ और घपला सामने आ जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। ये एक लड़के की कहानी नहीं है, ये देश के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव की कहानी है। 2014 में विश्व गुरु ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। CMI के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार दर 2016-17 में 43% थी, जो गिरते गिरते 37% तक आ गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगार दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक है। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं सब चंगा सी, सब ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो हफ्ते में 1 घंटा भी काम करे वो उसको रोजगार मिल गया, जो पकौड़े तल ले उसको रोजगार मिल गया। 1 घंटा हफ्ते में। रेडी वाला रोज भूखा सोता है, रोजगार शुदा दिहाड़ी मजदूर जिसे 15 दिन काम नहीं मिला, रोजगार शुदा, केवल 1 घंटे काम मिला, रोजगार शुदा। रेलवे में 1 लाख पद के लिए 2.5 करोड़ आवेदन आए, एक सीट के लिए 250 लोग। उत्तर प्रदेश में पुलिस में 60,000 पदों के लिए 48 लाख आवेदन। ये कंपटीशन नहीं है, ये बेबसी है। ये उस देश की तस्वीर है जहां निजी क्षेत्र इतनी नौकरियां नहीं दे रहा और सरकारी नौकरी इतनी कम है कि करोड़ों लोग 5 साल बर्बाद करते हैं एक नौकरी के पीछे। नोटबंदी में 2016 में असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, छोटे कारोबार बंद हो गए, लाखों मजदूर शहरों से गांव वापस चले गए। GST जरूरी सुधार था, सरकार ने कहा, लेकिन जिस तरह से लागू हुआ उसमें छोटे दुकानदार, छोटे इंडस्ट्री, छोटे उद्यमी बर्बाद हो गए। फिर कोरोना आया और एक झटके में 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया नाम बड़े बड़े फ्रॉड की कहानियां जमी पर नतीजे कमजोर। उत्पादन क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 2014 के 16-17% से घटकर 12-13-14% तक आ गई। निजी क्षेत्र में जाओ, ये जवाब वो लोग देते हैं जिन्हें नहीं पता कि सूचना प्रौद्योगिकी के में छटनी हो रही है, इस इंडस्ट्री में छटनी हो रही है। नई इंडस्ट्री का बुलबुला फट गया है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों लोग स्विगी, जोमेटो, ओला पर काम करते हैं बिना भविष्य निधि के, बिना PF के, बिना सरकारी बीमा के, बिना किसी सुरक्षा के। एक हादसा हो जाए तो जिंदगी बर्बाद, बीमार पड़ जाओ आमदनी बंद। ये रोजगार नहीं है, ये एक नई तरह की बेबसी है जिसे लचीलेपन का नाम दे दिया गया। और इन सब के बीच वो नौजवान रोज सुबह उठता है, चाय बनाता है, नोट्स खोलता है, रात को फोन पर देखता है कि कहीं कोई नई भर्ती निकली क्या, नहीं निकली। और फिर वो एक सवाल लेकर सो जाता है कि उसे नींद नहीं आने देता कि कब तक, आखिर कब तक। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों युवा आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से तंग आकर जिंदगी खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह सरकार की नाकामी है, नाकारापन है। और इस नाकामी पर कोई प्राइम टाइम बहस नहीं होती, क्योंकि वहां सिर्फ हिंदू और मुसलमान होता है। कल्पना कीजिए कि आपने 3 साल रोज 10-12 घंटे पढ़ाई की, माँ ने गहने बेचे, बाप ने उधार लिया, आप परीक्षा हॉल में गए, पेपर हल किया, घर आए, खाना खाया और फिर सो गए। पहली बार चैन की नींद, और सुबह उठे तो खबर आई कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। उस पल आप कैसा महसूस करते हैं? वो गुस्सा नहीं है जो सड़क पर उतरे, वो दर्द नहीं है जो चीख में निकले, वो एक खामोश टूटन है, वो एहसास कि इस देश में ईमानदारी से मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। जो पैसे देकर पेपर खरीद सकता है वो आगे जाएगा, और जो रात को बिजली चले जाने पर मोमबत्ती जलाकर पड़ता है वो पीछे रहेगा। नीट का पेपर लीक हुआ, 24 लाख बच्चे, हर बच्चे ने 2-3 साल लगाए थे, लाखों रुपए कोचिंग में गए थे, और एक रात में सब कुछ डूब गया, अंधेरे में चला गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रद्द हुई। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश व्यापम जिसमें इतने लोगों की रहस्य में मौत हो गई कि गिनती भूल जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए, यानी लगभग हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा का पेपर बाहर निकल गया। पेपर लीक कोई अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा माफिया है। छपाई घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर जगह एक चैन बंधी हुई है, एक व्यवस्था सड़ी हुई है।
पेपर छपता है, किसी भीतर के आदमी से निकलता है, व्हाट्सएप पर बिकता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए में। जो खरीद सकता है वो खरीदता है, जो नहीं खरीद सकता वो बर्बाद होता है। और सरकार क्या करती है? सीबीआई जांच का आदेश, विशेष जांच दल गठित, बयान आता है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है, अगली बार फिर लीक, फिर जांच, फिर बयान। यह सिलसिला 11 सालों से चल रहा है। सार्वजनिक परीक्षा संरक्षण कानून 2024 बना, यानी सरकार को खुद पता था कि समस्या गहरी है, लेकिन कानून बनाने से माफिया नहीं टूटता जब तक व्यवस्था के अंदर बैठे लोग उस माफिया के हिस्सेदार हों। व्यापम में आरोपियों के नाम बड़े बड़े थे और जांच कहां तक पहुंची ये पूरा देश जानता है। इन सब का असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं पड़ता, इसका असर हर उस बच्चे के दिमाग पर पड़ता है जो सोचने लगता है कि पढ़ाई से सब कुछ नहीं होगा। उसके बाप पर पड़ता है जो सोचता है कि लाखों रुपए और बर्बाद करूं या नहीं। उस समाज पर पड़ता है जहां योग्यता की जगह पैसा ले लेता है। और उस देश पर पड़ता है जो कहता है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन जहां डॉक्टर की डिग्री लीक हुए पेपर से मिलती हो तो उस डॉक्टर पर आप भरोसा करेंगे? ये 3 मुद्दे अलग अलग नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, मध्यम वर्ग, ये एक ही बीमारी के 3 लखवा हैं। वो बीमारी है जवाबदेही का ना होना। जब सरकार को पता ना हो कि वो कुछ भी करे, चैनलों पर कवरेज मिलेगी, हिंदू मुसलमान मिलेगा, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाएगा, ईडी इनकम टैक्स लगा दी जाएगी, जनता अगले चुनाव तक भूल जाएगी, तो बदलाव क्यों होगा? लेकिन जनता भूल नहीं रही। वो मां नहीं भूलती जिसने गहने बेचे, वो बाप नहीं भूलता जिसने खेत गिरवी रखा हो, वो नौजवान नहीं भूलता जिसका तन साल दर साल बर्बाद हो गया, वो मजदूर नहीं भूलता जो हर लीटर तेल पर रोता रहता है, वो मध्यम वर्गीय नहीं भूलता जो हर लीटर तेल पर 30 रुपए टैक्स भर रहा है। ये चुप्पी गुस्सा बन रही है और ये गुस्सा एक दिन जवाब मांगेगा। जब मांगेगा उस दिन जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। 3-4 करोड़ काकरोच आपका इंतजार कर रहे हैं इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए, तो होशियार रहिए, आप मत फंसिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के झगड़े में मत फंसिए। ये सरकार चाहती है कि आप धर्म की चाशनी ओढ़ के सो जाएं, भूल जाएं कि देश किस तरह तबाही की ओर जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ या गलत जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।